सो सिटी वन का पहले देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन। ठीक, सिटी वन में सबसे पहला क्वेश्चन, अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज कॉल्ड। तो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है नोन एलिवेशन, क्या होगा इसका आंसर? मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर बहुत सारे लोग बनाए होंगे, बेंचमार्क, जिसका पॉइंट एलिवेशन हमको पहले से पता रहता है वो बेंचमार्क रहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन फ्रॉम द सेटअप ऑफ लेवल इज नोन एज। ठीक है, तो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि स्टाफ रीडिंग एक ऐसे पॉइंट पे जिसका एलिवेशन अभी हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन सेम सेटअप, हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट साइड। जो भी हम सेम पोजीशन से जितना भी एक्स्ट्रा रीडिंग लेते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट इंटरमीडिएट साइड, लास्ट रीडिंग फोर साइड, और वहां से फर्स्ट रीडिंग क्या बैक साइड। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशंस के क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप लोग ने सही कर लिए होंगे। इसमें आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन दिख थोड़ा सा बड़ा रहा है लेकिन है काफ़ी इजी, ठीक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। The following consecutive staff reading were taken on a continuously sloping ground at a common interval of 30 मीटर। ये आपकी रीडिंग है सबकी। इफ एलिवेशन ए इज 500, एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी क्या होगा? ठीक है, तो ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था, तो उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। हम्म, तो यहाँ देखिए, ये सिंपल से, ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, ठीक है। हर रीडिंग के बीच में 30 मीटर इंटरवल है आपका, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, फर्स्ट रीडिंग माइनस लास्ट रीडिंग करेंगे अगर आप, ठीक है। इस पॉइंट से बी पॉइंट की हाइट माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला जो हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट आपको मिल जाएगा। वो हाइट कितना रहेगा? ये 3.8 माइनस 0.5, लास्ट वाला ये 3.8 है, ये 0.5 है। कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड, इसका मतलब क्या? ग्राउंड कंटिन्यूसली नीचे जाते जा रहा है। तो आप 3.8 से 0.5 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3.3। ठीक, अब ये वाली हाइट 3.3 हो गई। ए की हाइट बोल रहा है 500 मीटर, बी की हाइट आपको दिख रहा है कि ए की हाइट से नीचे है बी, है ना। तो आपको करना क्या है? इस 500 मीटर से आपको ये 3.3 को माइनस कर देना है। 500 माइनस 3.3, आपका आंसर आ जाएगा 496.7। ठीक है, तो आंसर भी आपका शायद वही है, हाँ, ए आंसर है 496.7। ठीक है, तो इजी था न्यूमेरिकल, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। फर्स्ट सिटी के न्यूमेरिकल उतने टफ नहीं है जितने आप सोच रहे थे। इस वाले में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना क्या आपको कि ये 1.5 और ये 3.5, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है 100.5। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आरएल ऑफ फ्लोर, फ्लोर का आरएल आपको 100.5 दिया हुआ है। स्टाफ रीडिंग, जब हम फ्लोर से उसको स्टाफ रीडिंग लेते हैं तो 1.5 आता है आपका स्टाफ रीडिंग। द रीडिंग ऑन स्टाफ हेल्ड अपसाइड डाउन, इसका मतलब ये है कि जब आप स्टाफ को ऊपर से, मतलब रूफ या फिर बीम से रखते हैं तो उसकी रीडिंग आती है 3.5। आपको निकालना है हाइट ऑफ द बीम अबव द फ्लोर, ठीक है, मतलब आपका बीम ऊपर है, फ्लोर नीचे है, ठीक है। हाँ देखिए, ये बीम यहाँ पे, ये ऊपर यहाँ पे बीम है, यहाँ पे फ्लोर है। फ्लोर की हाइट 100.5 दिया हुआ है, और जब स्टाफ को फ्लोर में रखते हैं तो ये वाली हाइट आती है 1.5, ठीक। जब स्टाफ को उल्टा रखते हैं ऊपर से तो ये आती है 3.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? कुछ नहीं, 3.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 5 मीटर। ये सिंपल सा आंसर है। तो एक वन लाइनर न्यूमेरिकल है, आंसर 5 मीटर, ठीक है। एक एक लाइन के न्यूमेरिकल है फर्स्ट सिटी वाले, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये तो आप लोग बना लिए होंगे मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गिवन द स्टेप्स ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट इन थियोडोलाइट। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद एडजस्टिंग द बबल स्क्रू, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है ना। तो 2 3 1 इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 ए, ठीक है। 2 3, ये तो सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एक्सिस इन थियोडोलाइट, ये भी आपको एकदम क्लियर है। लाइन ऑफ एजिमुथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये सब फंडामेंटल एक्सिस में आते हैं, ये अलग चीज़ है लाइन ऑफ एजिमुथ, ठीक है। ये थियोडोलाइट का पार्ट नहीं रहता है। What will the angle between two lines OA and OB whose bearings are south 56 degree east and north 54 degree east respectively? ये क्वेश्चन भी सिंपल है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे। ये इसका सॉल्यूशन है।
ये आपका ओ ए है, ये ओ बी है, यहाँ बी लिखना भूल गया हूँ, ये ओ ए, ये ओ बी। इसका साउथ 56 डिग्री ईस्ट, तो ये वाला 56 डिग्री हो जाएगा, ये साउथ और ये ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में। ये नॉर्थ 54 डिग्री ईस्ट, तो ये 54 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है। इनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, ये टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, ये नॉर्थ साउथ टोटल 180 होगा। 180 से 54 56 को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 54 56, ठीक है। 54 प्लस 56 को 180 से माइनस कर दिए, आंसर क्या आ गया 70। एकदम सिंपल, अगेन वन लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन कंटूर लाइन लाई क्लोजर इट इंडिकेट्स, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता होगा, क्लास में वीडियो लेक्चर में इसको बताए भी थे कि जब पास पास रहते हैं तो वो स्टीप स्लोप दिखाता है, ठीक है, और जब दूर दूर रहते हैं तो जेंटल स्लोप। तो ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ज़्यादा तो समझाने का नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थियोडोराइट इज सेट अप एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द टावर। एक टावर है, उससे 150 मीटर की दूरी पे एक थियोडोराइट सेट किया गया है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पैरापेट या फिर टावर, पैरापेट टावर एक ही चीज़ है ना, तो वो एंगल कितना है 10.8 मिनट्स, ठीक है। वाइल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द वॉल वॉज कितना 3 डिग्री 12 मिनट्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो टावर के टॉप पॉइंट का को जब हम थियोडोलाइट से देखते हैं तो एंगल कितना आता है 10.8 मिनट्स, ठीक है। और जब उसके बॉटम को देखते हैं तो एंगल कितना आता है 3 डिग्री 12 मिनट्स, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, आपको करना क्या है, यहाँ देखिए डायग्राम आप बना लेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप थियोडोलाइट सेट किए, ये आपका मान लो टावर है, ठीक है। टावर की टॉप जिसको पैरापेट बोलेंगे, ये यहाँ पे आप अगर थियोडोलाइट से देखेंगे तो ये एंगल कितना आएगा 10.8 मिनट, और जब उसको बॉटम को देखेंगे फ्लोर को तो ये आएगा 3 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको x ले लो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को y ले लो। ये डिस्टेंस 150 मीटर है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस ये 150 मीटर है, ठीक। तो अब क्या करना है कि tan 3 डिग्री, तो ये वाला tan कितना होगा, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये बेस। तो आपका ये x परपेंडिकुलर और ये 150 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बेस है, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाय 150 tan थीटा होगा या tan 3 डिग्री 12 मिनट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा y डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तो 10.8 मिनट्स कितना होगा y अपॉन 150। यहाँ से x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 150 इंटू 10 3 डिग्री 12 मिनट। यहाँ से y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 150 इंटू 10 मिनट 8 सेकेंड, ठीक। तो आपको करना क्या, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया, आप x प्लस वाई कर दो, आपका हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यार क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंटूर लाइंस आर, ये क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप्रेशन, ठीक है। एलिवेशन हाइट, डिप्रेशन भी हाइट। लाइंस इंडिकेटिंग द रफ टोपोग्राफी एंड स्लोप ऑफ द लैंड। कंटूर लाइंस, ये दोनों तो सेम स्टेटमेंट है, मतलब इक्वल एलिवेशन इक्वल डिप्रेशन दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दोनों हाइट बता रहे हैं। तो हर वो लाइन जो सेम हाइट के पॉइंट्स को बताती है वो क्या होगा, कंटूर होगा। तो ये दोनों सही है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि ये दोनों सही है तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं, और ऑफ द अबव आ जाएगा डायरेक्टली। थर्ड स्टेटमेंट भी ये है कि कंटूर लाइंस आपको टोपोग्राफी के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। ये आपको पता ही है, इंडिकेटिंग द रफ टोपोग्राफी एंड स्लोप ऑफ द लैंड। तो ये क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ बना लिए होंगे, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन टू सब्सिडेंस सर्वेइंग टू सेलेक्ट द साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन। सबसे पहला काम सब्सिडेंस सर्वेइंग में क्या करना है, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन स्टेशन आपको सेलेक्ट करना रहता है, कहाँ कहाँ आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, कितना डिप्रेशन हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब तो मेथड के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो which factor do not have any control in laying out observation lines in subsidence surveying। ये तो सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रॉम माइन ऑफ द सरफेस ये करना ही है हमको, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस ये हमको देखना ही है कितना डिप्रेशन हुआ इसके लिए। स्लोप एंड साइज ऑफ सब्सिडेंस एरिया एक्सपोज टू, जब तक आपको एरिया कितने सब्सिडेंस हुआ ये पता नहीं चलेगा तब तक आप सब्सिडेंस सर्वे करोगे कैसे, ठीक है। तो ये एकदम मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन लॉन्ग वॉल था या बोर्ड एंटर था, इससे आपको वैसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मेजर क्या करना है सब्सिडेंस, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टर नहीं है, बाकी सब फैक्टर है सब्सिडेंस सर्विंग, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है अगर आप सब्सिडेंस सर्विंग नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आ रहा है कि
ये सब चीज़ें तो अपन सब्सिडेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे ही। अंदर कौन सा मेथड चल रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं, सब्सिडेंस तो बाहर हो रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, सब्सिडेंस जो है इंडिपेंडेंट रहता है मेथड ऑफ वर्किंग है, ठीक है। मेजरमेंट मेन मेजरमेंट इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और ये तो आप लोग बना लिए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। फुल डिप क्या होता है, अपेरेंट डिप क्या होता है। तो द इंक्लिनेशन ऑफ अ बैट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डिप व्हेन ऑब्जर्व्ड इन एनी डायरेक्शन इन बैक बीइंग लेसर देन फुल डिप। सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, फुल डिप होता है सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होती है। फुल डिप हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा। और अपेरेंट डिप क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में अगर अपन डिप निकाल रहे अपार्ट फ्रॉम दैट मेन डिप, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपेरेंट डिप, ठीक है। तो फुल डिप हमेशा सबसे ज़्यादा होता है और अपेरेंट डिप उससे कम होता है। अपेरेंट डिप किसी भी डायरेक्शन में डिप अपार्ट फ्रॉम मेन डिप, उसको अपेरेंट डिप बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्लोर टू रूफ एंड रूफ टू फ्लोर। ये कुछ नहीं, आप सिलेबस पता रहता तो भी आपके क्वेश्चन बना देते कि माइनस डायल के सिलेबस में ही है ये चीज़ कि माइनस डायल यूज होता है ये काम करने के लिए, ठीक है। ये विच स्केल इज यूज्ड इन माइन प्लान्स इन केस ऑफ लार्जर वर्किंग ऑफ वन कास्ट माइन, ठीक है। तो इसका 2000:1 ये स्टैंडर्ड है, CMR का है, इस पर ओपन कास्ट माइनिंग के दिया हुआ है। तो ये क्लियर। तो फर्स्ट सिटी तो उतना टफ नहीं था, कुछ न्यूमेरिकल ट्रिकी थे, थोड़े बहुत ट्रिकी थे, बाकी टफ नहीं थे। किसी में बहुत बड़ा स्टेप नहीं था फर्स्ट सिटी के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट सिटी के न्यूमेरिकल्स उतना ज़्यादा टफ नहीं, और पूरा सर्वे के ही थे, तो ट्रिकी थोड़े बहुत थे, बाकी ज़्यादा टफ नहीं थे। सेकेंड सिटी में आते हैं जिसके न्यूमेरिकल आप लोग बोल रहे थे ज़्यादा टफ हैं, बोले तो आप फर्स्ट सिटी के टाइम पे भी थे, और फर्स्ट सिटी का आप लोग देख लिए न्यूमेरिकल उतना कोई टफ नहीं है। सेकेंड सिटी के 2 न्यूमेरिकल बस टफ थे, मैं बोलूँगा सब नहीं, ठीक है। टफ इन द सेंस लेंदी, ठीक है। कंसेप्ट आता है तो टफ तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो अपन सेकंड सिटी में आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एजीमुथ ऑफ 330 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू अ क्वाड्रेंट बियरिंग ऑफ, ठीक है। तो ये तो आप लोग बना लिए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। 330 डिग्री आपका क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, एजीमुथ जिसका 330 डिग्री होल सर्कल बियरिंग है, इसका क्वाड्रेंट बियरिंग निकालना है, ठीक है। तो ये आपका 330 डिग्री होल सर्कल बियरिंग हो गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 330 है, तो ये कितना होगा 360 माइनस 330 बस, ठीक है। तो नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो एन 30 डिग्री वेस्ट इसका क्वाड्रेंट बियरिंग हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वाड्रेंट और होल सर्कल बियरिंग कैसे निकालते हैं ये आता होगा, ठीक है। नहीं आता होगा तो इसके लिए फिर अलग से क्लास लिया जाएगा, फोर्थ सेम होगा, अभी तो आपके पास पास आउट होने के लिए टाइम बचा है। नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, तो आंसर सिंपल सा बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विपमेंट नॉट यू रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम लॉन्ग वॉल फेस ऑपरेशन इज। ये नॉट वर्ड तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, इसलिए कैपिटल में लिखा भी था। तो कौन सा इक्विपमेंट इसमें से कोल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होता है लॉन्ग वॉल में, ठीक है। तो एकदम सिंपल, इसमें पावर सपोर्ट का कोई रोल नहीं होता एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। देखो DRD क्या होता है, सिंपल डायरेक्ट कोल को काटने का काम आता है, ठीक है। AFC क्या करता है, एक्सट्रैक्टेड कोल को बाहर ले जाने का काम आता है, तो ये भी एक्सट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। रोड हेडर क्या होता है, रोड हेडर के बारे में शायद आप लोग ज़्यादा नहीं सुने होंगे, तो रोड हेडर कटिंग मशीन ही होता है, ठीक है। जैसे कंटिन्यूस माइनर होता है उसी टाइप का कटिंग मशीन होता है, और ये जनरली गैलरी बनाने के लिए या फिर लॉन्ग वॉल में स्पेशली गेट रोड जानते हैं ना, मेन गेट और टेल गेट, तो मेन गेट और टेल गेट रोड बनाने के ज़्यादा काम आता है रोड हेडर, ठीक है। तो रोड हेडर वो मशीन है, तो ये भी एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो A, B और D ये सब एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। पावर सपोर्ट का काम सिर्फ सपोर्ट करना है, इसका कोल के एक्सट्रैक्शन में कोई रोल नहीं होता, नहीं ये कोल को ले जा रहा है ना कुछ कर रहा है, कोई रोल नहीं, ठीक है। AFC और शेयरर तो दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो ये दोनों एक्सट्रैक्शन मशीन का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। रोड हेडर अलग मशीन है जो एक्सट्रैक्शन में ही काम आती है। पावर सपोर्ट प्योरली सपोर्ट के लिए होता है, ये एक्सट्रैक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता। तो एकदम सिंपल सा आंसर पावर सपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको रोड हेडर क्या होता है नहीं भी पता तो भी इतना ध्यान होना आपको होना चाहिए कि पावर सपोर्ट तो सिर्फ सपोर्ट करता है ना, ये एक्सट्रैक्शन तो करेगा नहीं, ठीक। तो सिंपल लॉजिक लगाने से भी आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 कंटूर्स ऑफ RL 60 मीटर, एक कंटूर है इसका RL 60 मीटर है, दूसरे का RL कितना है 70 मीटर है, और दोनों 34 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मेजर्ड अलॉन्ग द डिप ऑफ द सीम, डिप ऑफ द सीम में मेजर किए, ठीक है, तब 34 मीटर हम लोग सेपरेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, सीम का डिप निकालना है डिग्री में, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। यहाँ देखिए ये 70 मीटर था और ये 60 मीटर है, इनके बीच में
जो डिप के अलॉन्ग डिस्टेंस है, ध्यान देना क्वेश्चन में दिया डिस्टेंस अलॉन्ग द डिप, तो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, डिप के अलॉन्ग डिस्टेंस 34 मीटर है, तो आपको निकालना ये वाला एंगल, ठीक है। तो आपको ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब आपको ये पता चल गया, ठीक है। एलिवेशन ये 70 है, ये 60 है, तो ये 70 डिग्री कंटूर है, 60 डिग्री कंटूर है, दोनों के बीच का वर्टिकल डिफरेंस कितना होगा, 70 माइनस 60 मतलब 10, ठीक है। तो आपका ये जो हाइट है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये तो 10 आ गया, हाइपोटेनस आपका कितना आ गया 34 मीटर, तो सिंपल साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। 70 माइनस 60 10 डिवाइडेड बाय 34, थीटा कितना आ जाएगा, ये 10 लिख दिया हूँ, ये गलत लिख दिया हूँ, ठीक है। साइन आएगा साइन इनवर्स ऑफ 10 बाय 34, ये गलत है ना, ये ध्यान देना, ये गलत है, साइन इनवर्स ऑफ 10 बाय 34, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एंगल आ जाएगा ये वाला, ठीक है, डिग्री में, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा सेकंड सिटी में स्पेशली, ठीक है, फर्स्ट सिटी में लगभग यूज करना ही है, सॉरी फर्स्ट सिटी का ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द आरएल ऑफ इनिशियल स्टेशन 200 मीटर, मतलब सबसे पहले स्टेशन का आरएल 200 मीटर है, अगर पूरे बैक साइड का सम कितना है, सम ऑफ ऑल बैक साइड इज 1.54 मीटर एंड सम ऑफ ऑल फोर साइड इज 0.45 मीटर, ठीक है। तो देन आरएल ऑफ द लास्ट स्टेशन इन मीटर इज, तो चेक करने का आपको बताया गया था जब आप लोग पूरा सर्वेइंग पढ़े हो, सर्वेइंग मतलब पूरा लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग में आपको बताया ही गया था कि चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये फॉर्मूला होता है लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड, ये फॉर्मूला आपको पता है, चेक कर लेवलिंग के लास्ट में हम लोग करते थे पूरे न्यूमेरिकल के बाद चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आरएल कितना दिया है 200, लास्ट आरएल आपको निकालना है, तो x माइनस 200 इज इक्वल टू सम ऑफ बैक साइड 1.54 दिया है, फोर साइड का सम कितना दिया 0.45 दिया है, यहाँ से आप एकदम आसानी से निकालोगे 201.09, ठीक, एकदम सिंपल एक लाइन का न्यूमेरिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसका आंसर भी निकल जाएगा आपका 201.09, ठीक है। अब इन बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट 6 हेडिंग्स ड्रिवन अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन आर सराउंडेड बाय पैनल बैरियर, ठीक है। तो ध्यान देना 6 हेडिंग आप ड्राइव कर रहे हो स्ट्राइक डायरेक्शन में और ये सब पैनल बैरियर से सराउंडेड है, ठीक है। ये जो वर्ड दिया है ना सराउंडेड बाय पैनल बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऑन डिप एंड राइट साइड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेसेस फॉर द पैनल इज, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेसेस क्या होगा, ठीक है। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लोग 3n-2 या 2n-1 लगा देते हैं, ये सब कंडीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए आप इसका कंसेप्ट समझो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन दीजिए सराउंडेड बाय पैनल बैरियर, अगर सराउंडेड बाय पैनल बैरियर नहीं देता तो फॉर्मूला डायरेक्ट 3n हो जाता, 3n मतलब कि 6 × 3 18 हो जाता, लेकिन क्योंकि सराउंडेड बाय पैनल बैरियर बोल दिया है, ठीक है, तो आपका इस तरह से बनेगा ये देखिए, यहाँ तो पैनल बैरियर है मतलब ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे हेडिंग, तो लास्ट वाले का 2 हेडिंग होगा, एक इधर और एक नीचे, ठीक है। इस पॉइंट का 3 हेडिंग, एक ऊपर एक इधर और एक नीचे, इसका भी 3 हेडिंग, एक ऊपर एक इधर एक नीचे, 3 फेस, इसका भी 3 फेस, ठीक है। इस हेडिंग का भी 3 फेस और फिर लास्ट वाले हेडिंग का सिर्फ 2 फेस रहेगा क्योंकि नीचे बैरियर है, दोनों तरफ बैरियर है बोल दिया, ठीक है। टोटल 16 आ जाएगा, गिन लीजिए आप 1 2, ठीक है, 3 4, कितने फेसेस आ रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस जो है 16 हो जाएंगे। और फॉर्मूला 3n-2 कुछ लोग यूज़ किए हैं पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका जनरली नहीं होता है, तो मतलब जब पैनल बैरियर से सराउंडेड है तब ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर पैनल बैरियर सराउंडेड नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला फिर उस समय गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, समझ गया, तो 16 आ जाएगा उसका आंसर, सिटी बनवा है इसका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंदी था, अभी तक क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं थे, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसका आंसर 16 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और जिन लोग का 16 आया है और उसमें सही नहीं दिया था इवेल्युएशन में, उसको मैं चेंज कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन जनरली गलती मेरी थी, मैंने शॉर्ट आंसर बना दिया, उसको न्यूमेरिकल टाइप बना देना था, ठीक है। मतलब सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करता, कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, तो शायद आप लोग डायरेक्ट 16 डालते, तो यहाँ फ्रेमिंग में थोड़ा सा गलती मेरे से हुआ था, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं जो ज़्यादातर लोग से नहीं बना बोल रहे थे, ठीक है। तो
क्वेश्चन क्या है, कोल सीम लाइंग एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर नीचे आपका कोल सीम इज डेवलप्ड बाय बोर्ड एंड पिलर मेथड, बोर्ड एंड पिलर मेथड से इसको बनाया गया है, ठीक है। पिलर्स आर 30 मिनट सेंटर टू सेंटर, पिलर जो आपका 30 मिनट सेंटर टू सेंटर विद गैलरी विड्थ ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर का आपका गैलरी विड्थ है। यूनिट वेट ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा इज 28 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। इफ द पिलर स्ट्रेंथ इज 9.32 मेगा पास्कल, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द पिलर इज, इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब आपसे बनेगा। ध्यान देना, कोल सीम 200 मीटर नीचे है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर, पिलर, एक पिलर के सेंटर से दूसरे पिलर के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर, और गैलरी का विड्थ क्या है, 4 मीटर, ठीक है। यूनिट वेट ओवरलाइंग स्ट्राटा का हर मीटर क्यूब के लिए 28 किलो न्यूटन, 28 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और पिलर का स्ट्रेंथ 9.32 मेगा पास्कल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन है इसका, ऊपर से आते हैं अपन। जैसे ये पूरा पिलर है, ये पूरा स्ट्राटा है, इसके नीचे ये पिलर है, ठीक है। तो देखो ये पिलर तो ऐसा रहता है आपका, यहाँ से यहाँ तक 30 रहेगा, ये फोटो अच्छे से नहीं आ पाई है, इस सेंटर से इस सेंटर तक 30 मीटर रहेगा, ठीक है। बीच में कितना है, 4 मीटर। तो आपको पिलर का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस 30 मीटर से 4 मीटर को माइनस कर दोगे, तो ये पिलर का साइज आ जाएगा, मतलब पिलर के स्क्वायर पिलर है, तो पिलर के साइड का लेंथ आ जाएगा कितना, 26 मीटर, 30 माइनस 4 26 मीटर, ये 26 मीटर आ गया, ठीक है। तो पिलर आपका 26 मीटर इंटू 26 मीटर का पिलर हो गया, ठीक है, 26 इंटू 26 का पिलर हो गया, ठीक है। अब ओवरलाइंग स्ट्राटा 200 मीटर ऊपर, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, और ये 30 मीटर है, इस वाले क्यूब का साइज 30 मीटर, ये पूरे क्यूब को कौन संभाल रहा है, ये नीचे छोटा वाला क्यूब। इस क्यूब का लेंथ क्या है, 26 मीटर, लेकिन साइज क्या है, सिर्फ 3 मीटर, पोल के माइन की जितनी हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, ठीक है। ये पूरे इतने बड़े एरिया को संभाल, सिर्फ इतना एरिया जो है, इतना एरिया, वो इतने एरिया का वेट संभाल रहा है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इतने पूरे एरिया का वेट निकालना है, ठीक है। इतने पूरे एरिया का वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अब देखते हैं। एरिया ऑफ स्ट्राटा कितना हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला एरिया कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30, ठीक है। एरिया कौन सा, ये नीचे बेस का एरिया, ये वाले बेस का एरिया, 30 इंटू 30 900 मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नीचे वाले एरिया को हाइट से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूब का वॉल्यूम होता है ना, लेंथ 30, ब्रेथ 30, हाइट 200, ठीक है। तो 30 इंटू 30 इंटू 200 ये वॉल्यूम आ जाएगा, 900 200, ये आपका पूरा क्या गया, वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम आ गया 1,80,000 मीटर क्यूब। अब वेट ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा, वेट क्या है, हर मीटर क्यूब का वेट कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ 28, ठीक है। तो पूरे ओवरलाइंग का वेट कितना हो जाएगा, 28 इंटू वॉल्यूम, तो 28 इंटू 1,80,000, तो ये इतना आ गया आपका, ठीक है, 5 करोड़ 4 लाख किलो न्यूटन, ठीक। अब ये किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 5.04 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। किलो न्यूटन है, तो इसको 10⁻3 से इंटू कर देंगे, ये टोटल 5.04 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ पिलर, पिलर का एरिया कितना, 26 इंटू 26, लेंथ 26 था, आपको बता ही दिया, ठीक है ना, लेंथ 26 था, आपको बता ही दिया। अब आगे क्या कर रहा है कि प्रेशर एरिया ऑफ पिलर इतना आ गया, प्रेशर ऑफ स्ट्राटा ऑन पिलर, प्रेशर ऑफ स्ट्राटा ऑन पिलर क्या हो जाएगा, 5.04 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 676, ठीक। ये क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये जो वेट है वो क्या हो गया, एक्चुअली ये पूरा फोर्स हो गया आपका, तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया 676, ठीक। तो ये आपका जो है प्रेशर आ गया, किसमें, पिलर में, 7.55 इंटू 10⁻6 पास्कल, ठीक है। न्यूटन अपॉन एरिया पास्कल बन जाता है, तो 7.55 10⁻6 पास्कल या फिर 7.55 मेगा पास्कल। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, स्ट्रेंथ अपॉन जितना प्रेशर लग रहा है, स्ट्रेंथ दिया हुआ 9.32, प्रेशर कितना लग रहा है 7.55, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 1.25 आ जाएगा। तो 1.2 ले आया हो या 1.3 लाया है, उसको मैं आंसर ले लिया, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक्चुअली 1.2 से लेकर 1.3 तक जितना ये डाटा है वो उसका आंसर है, ठीक है। तो 1.2 to 1.3 मैंने बता दिया आंसर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। समझ में आया, इतना पूरा का वेट निकालना है आपको। एरिया ऑफ स्ट्राटा 900 मीटर आ गया, वॉल्यूम स्ट्राटा कितना आ गया, 900 इंटू 200 आ गया, वेट कितना आ गया 28 इंटू ये वॉल्यूम, 28 इंटू वॉल्यूम ये वेट आ गया इतना न्यूटन, ठीक है।
इतना आया, इसको चेंज किए अपन किलो न्यूटन से, पहले की पूरा डेसिमल से चेंज किए, किलो न्यूटन को 10⁻³ से इंटू कर दिया तो न्यूटन आ गया, 10⁻⁹ आ गया। एरिया ऑफ पिलर क्या होगा, इतना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये अपॉन एरिया ऑफ द पिलर, तो ये आपका क्या आ गया, प्रेशर जो पिलर में लग रहा है वो आ गया, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ पिलर स्टेप्स आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर जो है प्रेशर ऑफ पिलर 9.3 to 7.5। क्लियर यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन वाला इसको बताना भूल गया था, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया हूँ मैं, और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके लिए अपने आप बंद हो जाएगा, तो इसको मैं आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। कैसे होगा, वैसे रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन क्या होता है आपको पता है, आप लोग बेंजीन पढ़े, बेंजीन के शेप का होगा, ठीक है। और हर हेक्सागोन के बीच का एंगल जो है वो कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। उससे आप करेंगे तो आपका आंसर 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बियरिंग से माइनस कर देंगे इसको, 120 से 50 को माइनस कर देंगे, सिंपल से 70 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 50 डिग्री है ए बी का, तो 120 से 50 को माइनस करेंगे तो आपका 70 डिग्री आंसर आ जाएगा बी सी का बियरिंग, ठीक है। कुछ नहीं, 120 डिग्री हेक्सागोन का इंटरनल एंगल होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है आपको पता ही है, थियोडोलाइट विद फेस लेफ्ट एंड फेस राइट वाला, ठीक है, तो पूरा पहले भी दिया था। कंटूर इन अ टोपोग्राफिक मैप, ठीक है, किस लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। ये बोल रहा है नहीं होता है, सॉरी होता है कि नहीं होता है, जस्ट हाँ सॉरी, किस लिए यूज होता है, सॉरी किस लिए यूज होता है, तो आर नॉट, कंटूर की प्रॉपर्टीज देखना है अपने को सिंपल, तो वो क्लोज नहीं होता, कंटिन्यूस सरफेस में क्लोज तो होता है, हम पढ़े हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़े हैं कि मैक्सिमम डायरेक्शन, मैक्सिमम स्लोप के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है, यहाँ नॉट लिखा है, यहाँ भी नॉट लिखा है, मतलब ये होता है लेकिन ये नहीं होता बोल रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। आर द लाइन्स जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन इज एंगल, एंगल से कंटूर का कोई लेना देना नहीं, हाइट से लेना देना है, सेम हाइट के पॉइंट को जॉइन करता है, तो सिंपल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अपन आ जाते हैं, ये अ शीयरर इज डिप्लॉयड, ठीक है, इन अ माइन वेयर द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन फॉर कोल कटिंग इज इतना, ये आपका एनर्जी कंजम्पशन है। शीयरर घूम रहा है, शीयरर घूम रहा है तो कोई ना कोई पावर सोर्स से घूम रहा होगा, तो हर मीटर क्यूब कोल को काटने के लिए वो इतना एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। कोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 1.2, और मशीन का प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 700 टन पर आवर, हर घंटे में 700 टन प्रोड्यूस करता है। हमको इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन निकालना है शीयरर का, अगर उसकी इफिशियंसी, मोटर इफिशियंसी 65% है तो, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है कि वो हर मीटर क्यूब काटने के लिए एनर्जी कंजम्पशन इतना लग रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी 700 टन पर आवर है, उसी शीयरर की इफिशियंसी 65% है, ठीक है। तो आपका इनपुट पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन मतलब इनपुट पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। ये आपका, ये जो दिया ये आउटपुट के लिए है, ये जो एनर्जी यूज हो रहा है वो आउटपुट के लिए, क्योंकि कोल के मीटर क्यूब में दिया है, जितना कोल आप काट रहे हो तो आउटपुट होगा आपका, ठीक है। और आपको निकालना क्या, पावर कितना इनपुट आ रहा है, मतलब आप जो गेट एंड बॉक्स से पावर सप्लाई कर रहे हो, जहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करो वहाँ पे कितना पावर लग रहा है, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, कोल प्रोड्यूस कितना है, 700 टन पर आवर, ठीक है। इसका मतलब आप डेंसिटी को, डेंसिटी क्या होता है, ये अगर कोल की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग चीज होती है, डेंसिटी अलग होता है, लेकिन आप यहाँ पे मान लो कि डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या कर दोगे, ये मास अपॉन डेंसिटी, तो आपका ये इतना मीटर क्यूब कोल का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आ गया, ठीक है। 700 डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल, ये आपका मीटर क्यूब में आ गया कोल का प्रोडक्शन, ठीक है। अब एनर्जी एक घंटे में कितना कंज्यूम हो रहा है, 800 इंटू ये प्रोडक्शन मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब के लिए 800 हो रहा था, ठीक है। तो इतने मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, 800 इंटू इतना, ये आपका हर घंटे जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो आ गया। एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकंड, तो इसको आप 3600 से डिवाइड कर दो, एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है एक घंटे में, तो आपका इतना आ गया आपका एनर्जी 129.62 किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड किलो वाट होता है ना, तो 129.628 किलो वाट आ गया। अब इफिशियंसी क्या होता है, इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आपका जो है आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट कैसे, क्योंकि कोल जो निकल रहा है उसके हिसाब से हम निकाले, ठीक है, तो मतलब ये तो आउटपुट एनर्जी है, ठीक है, ये आउटपुट एनर्जी है, तो 65% इज इक्वल टू 129.628। अब 65 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो जाएगा, ये परसेंट आ गया, ये इनपुट पावर नीचे है, ठीक है। 65% इसको 65 अपॉन 100 इज इक्वल टू 129 डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा, 129 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65, आंसर आपका आ जाएगा 149.4 किलो वाट। क्लियर है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक शीयरर है, ठीक है, जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है, हर मीटर क्यूब के लिए 800 किलो जूल एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है।
जिस कोल को वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। और कितना कोल निकालता है वो? 1 घंटे में 700 टन कोल निकाल लेता है, ठीक है। 1 घंटे में 700 टन कोल निकालता है, तो कितना और हमको एनर्जी कंजम्पशन मीटर क्यूब में दिया हुआ है, मतलब हमको ये टन को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको अगर आप 700 को 1.2 से डिवाइड कर दोगे तो 583 आया था, ठीक है। ये 700 को आप 1.2 से डिवाइड करें तो 583, ये मीटर क्यूब आ गया, ठीक। उसके बाद एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर कितना दिया हुआ है? 800 पर मीटर क्यूब। तो इस मीटर क्यूब से आप 800 को इंटू कर दिए तो इतना किलो जूल आपका एनर्जी हर घंटे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये आउटपुट एनर्जी है ना, जो कोल को निकालने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड 1 सेकंड में कितना आ जाएगा? इतना डिवाइडेड बाय 36, ठीक। तो 129.628 आ गया। अब फिर इफिशियंसी कितनी? 65%। तो 129 ये क्या आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट, यही आपकी इफिशियंसी होती है, वो 65%। तो आपका इनपुट पावर कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 65/100, ये परसेंट है इसलिए 100, 129 डिवाइड बाय इनपुट। तो इनपुट पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू 129 इंटू 100 डिवाइड बाय 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा 149.4, ठीक है। अब ये वाला व्हेन डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम स्टीयरर कट्स कोल इन अ लॉन्ग वॉल फेस, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो दोनों ड्रम रोटेट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ऊपर वाला इस डायरेक्शन में कर रहा है तो नीचे वाला अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। और हमेशा फ्रंट ड्रम पहले रहेगा, नीचे वाला बाद में रहेगा, क्योंकि फ्रंट कोल हमको पहले निकालना है, नीचे वाला बाद में। अगर नीचे वाला कोल पहले निकाल देंगे तो ऊपर वाला अपने आप गिर जाएगा और शेयरर को ब्लॉक कर देगा पूरा, ठीक है। तो ये रीजन होता है इसका, ठीक है। तो ये था सेकंड सिटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है। बीच में आपका और भी टेस्ट हो सकता है, तो आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो कंसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों यूज होते हैं, इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। इतना टफ आपके सेमेस्टर एग्जाम में जनरली इस टाइप के न्यूमेरिकल आते नहीं है, पर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाए, ठीक है ना। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट से पढ़े, इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट देख के पढ़ेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ भी डाउट